हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल मैंने आपको किसकी वीडियो प्रोवाइड कराई थी? तालों के वर्ण की, तबले के वर्ण की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। आज मैं आपको परिभाषाएं, जो आपके कोर्स में परिभाषाएं होती हैं, उनके विषय में बताने जा रही हूँ। आज मैं सिर्फ आपकी 3 परिभाषाओं पर ही बात करूँगी और बाकी की परिभाषाओं की वीडियो मैं आपको कल दूंगी। तो पहली परिभाषा आती है आपकी ताली। ठीक है, ताली से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। इसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए ताली क्या है, तो जो आपके आंसर में बताती हूँ उसी को आप वन लाइन कर करके पैराग्राफ में लिख सकते हैं। चलिए, तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। ताली या भरी ताल के किस स्थान को कहते हैं? ताली या भरी ताल के किस स्थान को कहते हैं? तो आपका आएगा जिस पर हाथ से ताल दिखलाते समय करतल ध्वनि की जाती है, उसी को हम ताली कहते हैं। ठीक है, क्या है? ताली या भरी हम किस स्थान को कहते हैं? तो जिस पर आप ताली दिखलाते समय करतल ध्वनि करते हैं, उसी को हम ताली कहते हैं। जैसे आप यहाँ बजाते हैं, ताली पे ये तो आता है आपका, तो उसको क्या, उसकी जो ध्वनि निकल रही है करतल ध्वनि तो हुई आपकी, तो इसी को हम ताली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ताल शास्त्र में ताली दिखाने को क्या कहते हैं? जो हमारा ताल शास्त्र है उसको ताली दिखाने को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साशब्द क्रिया। ताल शास्त्र में इसको हम साशब्द क्रिया कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताली की प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं? तो ताली की प्रथम मात्रा को हम सम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ताली की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। ताल की प्रथम मात्रा पर सम होने के कारण क्या होता है? ताल की प्रथम मात्रा पर सम होने के कारण क्या होता है? तो हम ताली देते हैं। जैसे आपकी ताल की प्रथम मात्रा हो गई प्रत्येक विभाग की, तो उसको हम सिर्फ पहले जो प्रथम विभाग का जो होगा पहली मात्रा, उसी को हम सम बोलेंगे। बाकी के जितने भी विभाग की पहली मात्रा होगी उसको हम ताली ही बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी विभाग की प्रथम मात्रा पर खाली वाले विभाग को छोड़कर क्या किया जाता है? जितनी भी आपकी इसमें मान लीजिए आपकी 3 ताल में 4 विभाग हैं और हमने उसको खाली वाले विभाग को हमने छोड़ दिया, बाकी के 3 विभाग बचे, तो उस पर हम क्या करते हैं? ठीक है, तो उस पर हम ताली देते हैं। क्या देते हैं हम? ताली दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ताल में निश्चित मात्रा पर कैसी ध्वनि दी जाती है? जो ताल की आपकी निश्चित मात्रा होती है, प्रत्येक विभाग की जो प्रथम मात्रा होती है, उस पर कैसी ध्वनि निकलती है? तो उस पर आपकी करतल ध्वनि निकलती है। प्रथम जो मात्रा होती है प्रत्येक विभाग की, उस पर करतल ध्वनि आती है। आपका अगला क्वेश्चन होता है, ताली का प्रावधान किस ताल से देखने को मिलता है? जो आपका ताली का प्रावधान है वो किस काल से देखने को मिलता है हमें? तो आपका प्राचीन काल से देखने को मिलता है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, ताली का प्रावधान किस काल से देखने को मिलता है? तो आपका प्राचीन काल से। फिर अगला क्वेश्चन, आप प्रत्येक ताल में ताली का होना आवश्यक है या नहीं? तो आंसर आएगा तो जी हाँ, प्रत्येक ताल में ताली का होना आवश्यक है, क्योंकि गायन वादक जब भी अपना गायन समाप्त करता है या वादन समाप्त करता है तो उसको सम पर ही आना होता है, तो हमें उसके सम दिखाना होता है, ताली दिखानी होती है, तो उसके वहीं पर आकर वो मिलता है। फिर आपका ताल की प्रथम मात्रा जिस पर ताली दी जाती है उसे क्या कहते हैं?
जो आपकी प्रत्येक विभाग की प्रथम मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ताली या भरी के नाम से जानते हैं। क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन? उसको हम ताली या भरी के नाम से जानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी ताल में एक से ज़्यादा ताली हो सकती हैं? किसी भी ताल में एक से ज़्यादा ताली हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा जी हाँ, एक से ज़्यादा ताली हो सकती हैं। क्या मैंने आपको ताले बताई हैं। एक ताल में आपको पता है 4 तालियां हैं, 2 खाली हैं। 3 ताल में आपकी 1 खाली है, 3 तालियां हैं। ऐसे आपकी झप ताल में 3 तालियां हैं, रूपक में आपकी 3 तालियां हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ताल में तालियां आपकी कितनी भी हो सकती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाथ पर ताल गिनते समय प्रत्येक विभाग को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तालियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा हो गई, तो हमें उस विभाग को पूरा करना है, हमें दूसरा विभाग हमें लेना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे वाला विभाग पूरा हो गया? हम उसको विभाग पे, हम जब अगला विभाग स्टार्ट करते हैं तो उस पर हम ताली देते हैं, तभी तो हमें पता चलती है हमारा दूसरा विभाग शुरू हो गया। तो क्वेश्चन में आपका वो वही पूछ रहा है कि हाथ पर ताल गिनते समय या बादन पर हाथ ताल गिनते समय प्रत्येक विभाग की स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्येक विभाग को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम तालियों का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गए आपके तालियों से बनने वाले प्रश्न। अब आता है आपका खाली से बनने वाले प्रश्न। तो किस विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली ना देकर हाथ को थोड़ा दाहिनी या बाईं ओर झुका दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें बाईं ओर का प्रयोग इसलिए क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड होते हैं, तो बाईं ओर से करते हैं, कुछ लोग दाईं ओर से करते हैं। तो इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा गया कि दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर हल्का सा हमने हाथ झुका करके क्या दिखलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्या दिखाते हैं हम उसको? ठीक है, तो हम क्या दिखाते हैं? हम खाली दिखाने का प्रयास करते हैं, खाली दिखाते हैं। हल्का सा बाईं ओर हाथ को झुका करके तो हम खाली दिखाते हैं। खाली को और किस नाम से जानते हैं? खाली का आपका अन्य नाम क्या है? तो खाली का अन्य नाम होता है पात या काल। क्या नाम है खाली के? खाली के आपके 2 नाम मिलते हैं। प्रथम नाम है आपका पात, सेकंड नाम है आपका काल। कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तो आप इन दोनों में से लगाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संगीत में खाली के विभाग जो है किस ग्रंथ में नहीं मिलते हैं? ताली में खाली के विभाग किस ग्रंथ में नहीं देखने को मिलते हैं हमें? तो संगीत के प्राचीन ग्रंथों में हमें खाली के विभाग देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी हमारी प्राचीन ग्रंथ में जो हमारी तालियां दे रखी हैं उनमें आपको सिर्फ ताली वाले ही विभाग मिलेंगे, खाली वाला विभाग आपको नहीं मिलेगा। फिर ताली में खाली के विभाग किस युग की देन है? जो हम लोग तालियों में जो खाली वाले विभाग देखते हैं तो वो प्रश्न आता है कि हमें फिर प्राचीन ग्रंथों में तो नहीं था, तो इसमें खाली दिखाने की हमारी पद्धति कब से शुरू हुई? तो हमारे मध्य युग से शुरू हुई। कब से प्रचलन में आई हमारी खाली दिखाने की तालियों में? तो मध्य युग से प्रचलन में आ गई। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, क्या प्रत्येक ताल में खाली का होना आवश्यक है? तो जी नहीं। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ तालियां ही दिखाती थे, खाली नहीं दिखाते थे, तो इसलिए हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्येक ताल में खाली भी दिखाएं। जैसे कि आपके कोर्स में खाली विहीन ताल मैंने बताई थी, आपकी 7 मात्रा की ताल रूपक, तीव्र और पस्तो ताल थी, जिसमें एक भी खाली नहीं थी। ठीक है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपकी खाली भी हो, लेकिन हाँ ये आवश्यक है कि आपकी ताली होना आवश्यक है। बिना ताली के आपकी ताल का कोई महत्व नहीं है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ताल में खाली के विभाग एक साथ कई हो सकते हैं? ताली के विभाग एक साथ कई हो सकते हैं? जी नहीं। ताली के विभाग आपके एक साथ चिपके तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जैसे आपका पहला आपका ताली हो गई, फिर आपके खाली हो गई, फिर ताली हो गई, फिर खाली हो गई, तो आपका ऐसे तो हो सकता है। लेकिन आप सोचें कि एक साथ आपने इधर भी खाली फिर दोबारा खाली ले ली, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपकी एक ताल में आपने देखा है, एक ताल में ताली, फिर खाली, फिर ताली, फिर खाली, फिर ताली, फिर ताली होती है। ठीक है, इसलिए चिपकुए नहीं होते हैं। और आपके आंसर में लिखा हो कि हाँ अलग अलग हो सकते हैं, तो आप मारेंगे हाँ अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन चिपकुए नहीं हो सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जब किसी ताल में एक से अधिक खाली के विभाग होते हैं तब उसे किस बोलों की ताल कहते हैं? ठीक है, अगर आपके किसी भी ताल में एक से ज़्यादा दो खालियां हैं या तीन खालियां आ जाती हैं तो हम उसमें बंद बोलों की ताल का प्रयोग करते हैं। फिर बंद बोलों का ही प्रयोग करते हैं, खुले बोलों का प्रयोग हम नहीं करते। खुले बोलों की प्रत्येक ताल में आपको सिर्फ एक ही खाली दिखाई देगी, जैसे कि आपकी चार ताल है या आपकी सूल ताल है। ठीक है, तो आपकी सिर्फ एक ही खाली दिखाई देती है ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार। अपना तो हम देख लेना, जैसे आपके चार ताल में भी 6 विभाग होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल के में खाली के विभाग कहाँ दिखाते हैं? ताल में हम खाली का विभाग कहाँ दिखाते हैं? शुरू में दिखाते हैं, मध्य में दिखाते हैं, अंत में दिखाते हैं, कहीं नहीं दिखाते हैं? तो ताली में खाली का विभाग हमेशा आपके मध्य में ही आएगा, आपके प्रारंभ में नहीं आएगा और अंत में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? मध्य में ही आएगा आपका खाली का विभाग। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि खाली पर क्या दिखाई देता है? जैसे हम खाली बजाते हैं, करते हैं तालों को, तो हमें कैसा प्रतीत होता है? तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है। जैसे कि आप देखते हैं, हम ताली देते 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 रहते हैं तो हम थोड़ा थक जाते हैं, फिर जैसे खाली का शब्द आता है तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं कि हाँ आ गया। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, खाली दिखलाने के लिए हम किन बोलों का प्रयोग करते हैं? तो खाली दिखलाने के हमारे जो बोल होते हैं विशेषकर से ता और तीन बोलों का ही प्रयोग होता है। आप किसी भी ताल में देख लीजिए, आपके ता और तीन अधिकतर आपके बोलों में खाली वाले स्थान पर ही मिलेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, खाली पर गायन वादन सम पर मिलता है? तो जी नहीं, गायन वादन खाली पर आकर सम पर नहीं मिलता है, वो आपके ताली पर आकर ही सम पर मिलता है। किस पर आकर मिलेगा? वो आपके ताली पर आकर ही सम पर मिलेगा। खाली पर आपका वो सम पर आ जाए ये उचित नहीं है। फिर आपका खाली से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। अब आपकी तीसरी परिभाषा आती है आवर्तन। आवर्तन की, ठीक है, आवर्तन से जो प्रश्न बनते हैं वो ये हैं आपके, ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे हमारी ताल की प्रथम मात्रा से लेकर के अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम आवर्ती या आवर्तन कहते हैं। आवर्ती या आवर्तन एक ही बात है। अगर आपके आवर्ती क्वेश्चन में आ जाए की परिभाषा लिखी, आवर्तन की परिभाषा आ जाए तो आप यही सब लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है प्रश्न आपका? ताल की प्रथम मात्रा से लेकर के अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम आवर्ती आवर्तन कहते हैं। आवर्ती आवर्तन किस भाषा के शब्द हैं? तो आवर्ती आवर्तन आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है, आवर्ती का अर्थ क्या होता है? आवर्ती का अर्थ क्या होता है? तो चक्कर देना या बार बार किसी बात को दोहराना। आवर्ती का अर्थ क्या होता है? चक्कर देना या बार बार किसी बात को दोहराना, यही आपका आवर्ती का
अर्थ होता है। फिर भारतीय तालें सदा कैसा चक्कर लगाती हैं? आवर्ती में कैसा चक्कर लगता है भारतीय तालों का? तो गोलाकार या फिर वृत्ताकार चक्कर लगता है। गोलाकार को ही हम वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, चाहे गोलाकार दे दे वो ऑप्शंस में, चाहे वृत्ताकार दे दे। भारतीय तालों में कैसा चक्कर लगता है? तो आवर्त इसमें गोलाकार या वृत्ताकार चक्कर लगता है। और लेकिन ये पाश्चात्य संगीत में ऐसा नहीं होता है। जो आपको भारतीय संगीत में ही मिलेगा कि आपको गोलाकार चक्कर लग रहा है, पाश्चात्य संगीत में नहीं मिलता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल का पूरा चक्र किस पर आकर समाप्त होता है? जो हमारा ताल का पूरा चक्र होता है वो किस पर आकर समाप्त होता है? तो वो आपका समाप्त होता है एक सम के दूसरे सम की पहली मात्रा तक। ठीक है, प्रत्येक ताल का पूरा चक्र किस पर समाप्त होता है? तो आपकी एक सम के दूसरे सम की पहली मात्रा तक। जैसे आपका पहला मात्रा शुरू हुई उस पर सम हुआ, फिर आपकी वो पूरा ठेका समाप्त होने के बाद जो उसका दूसरा हम आवर्तन लेंगे, ठेका दोबारा शुरू करेंगे, तो उसका जो प्रथम सम होगा उस पर ही आकर समाप्त होता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक आवर्तन में ताल का क्या सम्मिलित होता है? जो हमारा एक आवर्तन होता है उसमें ताल का हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? तो हम उसमें जो हमारा आवर्तन होता है उसमें हम तालों को सम्मिलित करते हैं। उसमें तालों में पूरी मात्राओं को और विभागों को सम्मिलित करते हैं, तब हमारा पूरा जाके एक आवर्तन होता है। जितनी भी हमारी मात्राएं होंगी या हमारे जितने विभाग होंगे हम उसको सम्मिलित करेंगे, तब हमारा वो जा करके क्या होगा? एक आवर्तन पूरा होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि 1 से 12 मात्रा तक जब हम लेते हैं और दादरा ताल में, तो ये कितने आवर्तन का होगा? तो ये आपके 2 आवर्तन में पूरी होगी ताल। ऐसी वो कोई सी भी ताल दे सकता है आपको। झप ताल का कह सकता है। 1 मात्रा से लेकर के 30 मात्रा तक जब हम लिखते हैं तो वो झप ताल में कितने आवर्तन में पूरी होगी? तो वो आपकी 3 आवर्तन में पूरी होगी। ऐसी आपकी 1 मात्रा से लेकर के 32 मात्रा तक 3 ताल में कितने आवर्तन आएंगे? तो आपके 2 आवर्तन आएंगे। ऐसी आपकी 4 ताल का पूछ ले वो 1 मात्रा से लेकर के 26 मात्रा तक, तो आपके 2 आवर्तन। 36 बोले तो 3 आवर्तन, 48 बोले तो 4 आवर्तन। वो मात्राओं को करेगा, तो लेकिन आपको इन विशेष मात्राओं को ध्यान रखना है। ये आपके 3 परिभाषाओं से कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और मैं आपके इसकी कल 3 परिभाषा दूंगी, पेशकार, कायदा, पलटा। ठीक है, और अगर इसके अतिरिक्त और हो जाएंगी कि मैं करा सकती हूँ आपको वीडियो, तो मैं और दे दूँगी। आपको बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।